Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Nursing Mastery with Sahil. In today's video, we are going to discuss an important and highly practical topic, that is neurological assessment. Neurological assessment is a key skill for every nurse and healthcare professional as it helps us evaluate a patient's level of consciousness, brain function, and nervous system status. Whether you are preparing for exams, clinical practice, or competitive exams like NORCET, this topic is extremely important. So make sure you watch this video till the end because I will explain everything in a simple and easy way for better understanding. तो शुरू करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। अगर हम नर्स की बात करेंगे, एज ए स्टूडेंट नर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर हमें न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की नॉलेज होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब होता क्या है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट? असेसमेंट मीन्स एसेस करना, इवेलुएट करना। मतलब कि क्या करना है हमें? इवेलुएट पेशेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उनको इवेलुएट करना है। दिस मीन्स असेसमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स। न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, डेफिसिट्स है, डिसफंक्शंस है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एनालाइज करना, ये कहलाता है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अगर हम सिंपल वे में बोलेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कंसर्निंग विथ न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग, उनको एसेस करना और एनालाइज करना, ये कहलाता है न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। अब हम करते क्या है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में? क्या क्या हम देखते हैं। असेसमेंट किया जाता है रिस्क फैक्टर्स, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वाइटल साइंस, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन, रिफ्लेक्सेस, पोस्चर, प्यूपिल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। इसमें आता है पहला ट्रॉमा। ट्रॉमा से हमें समझ आएगा कि कहीं पेशेंट गिर तो नहीं गया है, असॉल्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद मेडिसिन। मेडिसिन से हमें समझ आना चाहिए कि क्या पेशेंट कोई ड्रग एब्यूज तो नहीं कर रहा है, कोई नशा तो नहीं लेता है, नशा तो नहीं करता है कोई किसी तरह का। उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट को कोई ट्यूमर तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं हुआ है, कैंसर प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आता है उसके बाद इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। अब आता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस या लिवर सिरोसिस। ये सारे क्या है? मेटाबॉलिक कंडीशंस। इनकी वजह से भी ब्रेन इफेक्ट हो सकता है। उस टाइम जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास इमरजेंसी में, हमें तब इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लॉजिकल, ये सारे लॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं। हमारे माइंड में ये सारे क्वेश्चंस अराइज होने चाहिए कि क्या ये ट्रॉमा का पेशेंट है। अगर ट्रॉमा का पेशेंट है तो हमें समझ आना चाहिए असॉल्ट तो नहीं हुआ है, किसी तरह का कॉर्ड इंजरी तो नहीं है। मेडिसिन में हम समझ जाएंगे कि सब्सटेंस एब्यूज तो नहीं कर रहा है पेशेंट, ट्यूमर तो नहीं है पेशेंट को, कोई कैंसर किसी तरह का कैंसर तो नहीं है, इन्फेक्शन किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन को। अब दूसरा असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यह सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर होता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब कि अवेयरनेस, एक पर्सन कितना अवेयर है। अब अवेयरनेस से क्या होगा, हमें पता लगेगा कि कितना इन्फ्लुएंस हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर हम इंक्रीज्ड आईसीपी की बात करेंगे, सबसे पहला साइन हमें देखने को मिलता है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कैसे पता लगे हमें? जब हम पेशेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या वो ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड हमें कैसे पता लगेगा? कि हम बोलेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हो।
उसके बाद मतलब जैसे हमें यहाँ पे पहला पॉइंट है टॉक टू पेशेंट, सेकंड है टच, प्रेशर, पेनफुल स्टिमुलाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को पूछेंगे इंसिडेंट्स के बारे में कि हुआ क्या था, तो आपको कैसी चोट लगी। तो अगर वो मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है, अगर उसको पता है, अगर वो क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहा है, जैसे हमने पूछा उसको आपका नाम क्या है, आप कहाँ पे हो, अभी टाइम क्या हुआ है, अगर वो सही आंसर दे रहा है दैट मीन्स कि वो ओरिएंटेड है। अगर वो आंसर नहीं दे रहा है उसका मतलब है कि वो डिसओरिएंटेड है। अगर हम अगर पहले हमने उससे पूछा था, हमने बात की थी, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर हम जाएंगे किसके लिए, टच के लिए, या प्रेशर थोड़ा देंगे, पेशेंट को टैप करेंगे। अगर वो तब भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फिर हम जाएंगे पेनफुल स्टिमुलाई, यानी कि हम करते हैं या तो पेरिफेरल एरिया में पेन देते हैं या हम देते हैं सेंट्रल एरिया, जैसे कि सुप्रा ऑर्बिटल रीज में हम पेन अप्लाई करेंगे। अब अगर एबनॉर्मल है तब हमें क्या देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेड, ड्राउजीनेस, अनकॉन्शियस या अल्टर्ड बिहेवियर देखने को मिलेगा। अब ये सब हम कैसे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, जिससे हम पता लगाते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो अच्छे से देख लेना। अब वाइटल साइंस की बात करेंगे। वाइटल साइंस सबसे बेसिक होते हैं एज ए स्टाफ। सबसे पहला काम होता है जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो हम वाइटल साइंस चेक करते हैं। अब वाइटल साइंस कैसे अफेक्ट कर सकते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर। अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया देखने को मिला, मतलब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, तो वो इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पा रहा है। अब दूसरा है पल्स रेट। अगर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है पेशेंट में, यानी कि ब्रेडिकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट लेस देन 60 देखने को मिल रही है, उसका मतलब है वैगल स्टिमुलेशन हो गया है पेशेंट को, जिसकी या वो हमें देखने को मिल सकता है इंक्रीज आईसीपी में। अब नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में अगर हमें देखने को मिला सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज है, पल्स प्रेशर इंक्रीज है, ये सारे साइंस होते हैं इंक्रीज आईसीपी के। उसके बाद रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, ये दोनों रेगुलेटरी सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए। अगर इनमें से रेट, रिदम, डेप्थ में एबनॉर्मलिटी देखने को मिली तो हम कह सकते हैं कि पोन्स या मेडुला ओब्लांगेटा इफेक्ट हो गया है। अब सेंसरी फंक्शन की बात करेंगे, असेसमेंट ऑफ सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में क्या देखते हैं हम, जैसे हमें पता है कि सेंस ऑर्गन्स हम चेक करते हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल या टच। टच कैसे हम देखते हैं कि पेशेंट दोनों साइड से, राइट साइड से भी टच करना है हमें पेशेंट को, और लेफ्ट साइड को से भी हमें क्या देखना है कि पेशेंट की सेंसेशन सही है या नहीं है, वो इंटैक्ट में या नहीं। अब प्रेशर, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके बाद पेन स्टिमुलस देंगे। ये सारी चीजें बताता है कि पेशेंट को सेंसरी लॉस तो नहीं हुआ है। अब है असेसमेंट ऑफ मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन में क्या देखते हैं, सबसे पहला मूवमेंट। मूवमेंट कैसे देखेंगे, पेशेंट का फ्लेक्शन देखेंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे, क्या वो वॉलंटरी हो रहा है या इनवॉलंटरी। अब आता है एक्शन। एक्शन में देखेंगे क्या वो पर्पसफुल मूवमेंट कर पा रहा है या नॉन पर्पसफुल मूवमेंट कर रहा है। ये सारे इंडिकेशन है किसकी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट की। अब उसके बाद मसल टोन देखेंगे, मसल टोन की स्ट्रेंथ देखेंगे, क्या वो एडक्ट कर पा रहा है, एबडक्ट कर पा रहा है, या कमांड फॉलो कर पा रहा है या नहीं। ये हमें दोनों साइड से देखना है, राइट साइड ऑफ द बॉडी से भी देखना है और लेफ्ट साइड से भी
जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन होता है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम करेंगे असेसमेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्स चेक कैसे करेंगे? सबसे पहला आता है हमारे पास गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स में क्या देखेंगे हम, क्या कर सकते हैं हम? जो हमारा पोस्टीरियर फेरेंक्स है उसको टच करना है विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेसर। अगर वो गैग रिफ्लेक्स कर पा रहा है उसको पेशेंट को फील होगा वोमिट सर। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो दिस मीन्स कि पेशेंट को इफेक्ट हो गया है क्रेनियल नर्व 9th और 10th। अब नेक्स्ट है कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स से कैसे हम पता लगा सकते हैं? हम एक कॉटन बॉल लेंगे, उससे क्या करें कराएंगे, कॉर्निया को टच करेंगे। अगर पेशेंट अगर पर्सन हेल्दी है तो वो ब्लिंक करेगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बंद नहीं हो पाया, ब्लिंक नहीं कर पाया पेशेंट, तो इसका मतलब है जो हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व वो इफेक्ट हो गई है। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है प्लांटर, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं बाबिन्स्की रिफ्लेक्स। ये इमेज है, ये शो कर रहा है कि नॉर्मल प्लांटर रेस्पॉन्स क्या होता है और एबनॉर्मल। अगर हम पेशेंट के सोल को, फुट के सोल को स्क्रैच करेंगे, जो नॉर्मली होता है, क्या हमें देखने को मिलेगा जो फर्स्ट इमेज है वो दिखा रहा है कि नॉर्मल रेस्पॉन्स है। अगर वो डॉर्सिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि फैनिंग ऑफ फिंगर्स हो रहा है, फैनिंग ऑफ टोज हो दिखा रहा है, तो दिस मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन हो सकता है, वहां पे लीजन हो सकता है। अब नेक्स्ट है पोस्चर। पोस्चर में हमारे पास पेशेंट आ सकते हैं इस तरह के एबनॉर्मल डिकॉर्टिकेट पोस्चरिंग का पेशेंट आ सकता है। एबनॉर्मल डिकॉर्टिकेट या एबनॉर्मल फ्लेक्शन जिसे बोला जाता है, इसका मतलब है जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वहां पे लीजन है पेशेंट को। अब ये दोनों इमेज है डिसेरेब्रेट और डिकॉर्टिकेट। अब हम डिसेरेब्रेट की बात करेंगे, पेशेंट एबनॉर्मल एक्सटेंशन में शो होगा, जैसे कि ए इमेज है यहाँ पे शो कर रहा है कि जो पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज है वो ई शेप बना रहा है, पीछे की साइड लेके जा रहा है। ये हमें कब देखने को मिल सकता है? अगर लीजन है पेशेंट को कहाँ पे, ब्रेन स्टेम में। अब नेक्स्ट इमेज है ओपिस्थोटोनस पोस्चर। ये हमें कब कहाँ देखने को मिलता है? सीजर्स में या टेटेनी में। इसमें क्या होता है? स्पाज्म ऑफ एक्सटेंसर ऑफ द नेक, बैक एंड लेग्स टू फॉर्म ए बैकवर्ड कर्वेचर। अब जो लास्ट असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ प्यूपिल। अब इसमें क्या हम देखते हैं? परला। हमें पता होना चाहिए कि परला होता क्या है। परला इंडेक्स जिसको कहते हैं, परला मीन्स pupil equal round, pupils equally round reactive to light and accommodation। अगर हम लाइट डालेंगे प्यूपिल्स के ऊपर, आंखों के ऊपर, अगर वो रिएक्ट कर पा रहे हैं लाइट के साथ तो हम बोलेंगे पेशेंट नॉर्मल है। अब क्या होता है कई कबार प्यूपिल रिएक्ट कर पाते हैं स्लोली या ब्रिस्कली, तब हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को माइल्ड ब्रेन इंजरी हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन है कि अब हमने लाइट अप्लाई किया, आंखों पे रोशनी डाली, तो पेशेंट क्या शो कर रहा है? डायलेशन। मतलब बिल्कुल दोनों जो प्यूपल है पेशेंट के वो डायलेटेड है, बायलेटरली डायलेटेड है। इसको हम बोलते हैं ओमिनस साइन। ओमिनस साइन मीन्स कि पेशेंट डेड हो चुका है, पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। कई कबार पिन पॉइंट प्यूपल देखने को मिल सकता है। ये कब हमें देखने को मिलेगा? अगर कोई सब्सटेंस अब्यूज करता है, जैसे कि नारकोटिक्स का पेशेंट है, तब हमें क्या मिल सकता है? पिन पॉइंट प्यूपल। सो thank you so much for watching this video. I hope you found it helpful and easy to understand. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel Nursing Mastery with Sahil.
for more such educational content. Stay consistent, keep learning. I will see you in the next video. Allah Hafiz.